हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। राधे राधे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। नाम है पियाजे। जीन पियाजे का थ्योरी आज हम लोग समझेंगे, जिन्होंने अपना प्रिंसिपल या अपने थॉट्स या अपना ओपिनियन कॉग्निटिव डेवलपमेंट के संबंध में दिया हुआ है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, चाहे वो आपका सीटेट हो, टेट हो, एसटेट हो या सेंट्रल लेवल का कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, इवन बीएड और डीएलएड के कोर्सेज जो होते हैं, सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी ये आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, आप इसको 5 स्टार दे सकते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ और भी है कि अगर आपने अंत तक पूरे वीडियो को ठीक से ना देखा तो पियाजे न कल तुम्हें ठीक से समझ में आए थे ना आ जाएंगे। लेकिन अगर आज आपने टाइम दिया, पेशेंस रखा, तो गारंटी है बेटा मज़ा आ जाने वाला है। आज बिल्कुल मज़े आ जाएंगे। और आपको एक ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, मैंने लगा रखी है यहाँ पे, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? एक्चुअली एक प्रकार की मेंटल एबिलिटी डेवलपमेंट प्रोसेस है। उसी के संबंध में हमने ये तस्वीर लगाई है। आपको इसलिए भी देखना चाहिए कि एग्ज़ाम में आएगा, और इसलिए भी देखा जाना चाहिए क्योंकि सुना जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए क्योंकि ये बताएंगे कि किसी भी बच्चे के मानसिक विकास कैसे होता है। क्यों कोई बालक पिछड़ जा रहा है, क्यों कोई बालक आगे हुआ जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक छोटा सा अनुरोध आपसे है, जो कह सकते हो कि मैं आपसे अपने लिए सपोर्ट मांगता हूं कि सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी न्यू स्टूडेंट्स अपने परिवार से जुड़ रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आइए, एक चीज़ और भी है, मैंने आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड बाल विकास के नोट्स अरेंज करे हैं, बनाए हैं, ठीक है। तो जिन भी विद्यार्थियों को नीड हो यहाँ पर आके मुझे कांटेक्ट करेंगे और आपको ये नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि जीन पियाजे जी आ चुके हैं और समझते हैं क्या है। एक एक पॉइंट पे बेटा बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ये कहिएगा मैंने डिटेल्ड डिस्कशन करने वाला हूँ मैं, और इन चीज़ों को अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो फिर कभी एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे, इसलिए कई बार इनको स्विस साइकोलॉजिस्ट के नाम से भी बुलाया जाता है। क्या बताना चाह रहे थे? इन्होंने बच्चों में होने वाले मानसिक शक्तियों के विकास के संबंध में अपने विचार रखे, और जिसे मानसिक शक्ति कहा जा रहा था, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जा रहा था, उसका एक और नाम है संज्ञानात्मक व बौद्धिक विकास, ठीक है। चाहे इसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहें, चाहे इसे हम मेंटल डेवलपमेंट कहें, चाहे इसे हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहें, मतलब ओवरऑल वो कॉग्निशन के ही अलग अलग नाम हैं, उसी के संबंध में कहा जा रहा है। आइए जानते हैं बेटा, जो कॉग्निशन शब्द है वो लैटिन वर्ड के कॉग्नोसियर से बना हुआ है, और इसका मीन होता है टू नो, मतलब जानना या समझना, टू रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, टू कंसेप्चुअलाइज, तो कॉन्सेप्चुअलाइज का मीन हो गया अवधारणा को बनाना या क्रिएट करना। तो आप समझ रहे ना कि अगर ये तीन ही चीज़ें हमारे मस्तिष्क में ठीक से होने लगें तो मतलब विद्वान हो जाएंगे यार। हम चीज़ों को समझ लें, हम चीज़ों को पहचान लें, हम उनके प्रति एक अवधारणा विकसित कर लें, बस हो गया ना हमारी मेंटल एबिलिटी का डेवलपमेंट। इसी प्रिंसिपल पर, इन्हीं तथ्यों पर पियाजे आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, क्या संज्ञानात्मक विकास वह प्रक्रिया है, नोटिस कीजिएगा, संज्ञानात्मक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक व मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। इज दैट क्लियर? आइए, होते क्या है ये? जैसे सोचना, समझना, तर्क करने की क्षमता का विकास होना।
ठीक है। तो कॉग्निशन के डेवलपमेंट में पियाजे ने कुछ की कॉन्सेप्ट्स यूज करे, आइए जानते हैं उनको क्या होता है। सबसे पहले पियाजे ने स्कीमा के संबंध में बताया। ध्यान दीजिएगा, हर लाइन से एक क्वेश्चन बनता है और मैं इसकी वर्कशीट भी आपको कराऊंगा, लेकिन पहले थ्योरी के कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लेते हैं। ठीक है, स्कीमा क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को बेटा यही नहीं समझ में आता स्कीमा क्या है। अब वो डीएलएड के सेमेस्टर तो देने जा रहे हैं या बीएड का सेमेस्टर तो देने जा रहे हैं, उनके यहाँ कॉलेज में ठीक से साइकोलॉजी डिस्कस नहीं करी जा रही है, तो आप सभी के लिए बेनिफिशियल है, लेक्चर देख सकते हैं। या एक प्रकार की मानसिक संरचना होती है, ठीक है, एक प्रकार का मेंटल स्ट्रक्चर है ये, जिसका उपयोग बालक अपने वातावरण से अनुकूलित होने में करता है। ठीक है ना, क्लियर है कि ये क्या है? स्कीमा जो होता है ना, मतलब आप समझ लीजिएगा कि एक प्रकार की वो मेंटल एबिलिटी है जो किसी भी बच्चे को अपने एनवायरनमेंट के साथ खुद को अनुकूलित होने में या उसके साथ इंटरेक्ट करने में मदद कर रहा होता है। ठीक है ना, इसे क्या कहते हो? इसे स्कीमा कहते हैं। आइए कुछ और की पॉइंट्स हैं उनको जानते हैं। एजिमुलेशन, आत्मसातकरण, ये क्या होता है? जो हम स्कीमा द्वारा सीखते हैं उस ज्ञान का नई स्थिति में कैसे प्रयोग करना है, ये एजिमुलेशन है। या आप यूं समझ लो कि सीखे हुए ज्ञान को या पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। ठीक है, क्या कहलाएगा? एजिमुलेशन कहलाएगा। मतलब स्कीमा में हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट होकर के चीज़ों को सीखते हैं, जो हमें वहाँ से ज्ञान मिला होता है वो किसी नई सिचुएशन में उसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ऐसा कर पा रहे होते हैं तो मतलब उसको हम एजिमुलेट कर रहे होते हैं, मतलब धीरे धीरे ज्ञान की श्रृंखला को हम बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं समायोजन क्या है, अकोमोडेशन क्या चीज़ होती है। स्कीमा में परिवर्तन समायोजन कहलाता है। आप समझते ही हो कि हमें अपने परिवार, समाज, विद्यालय सभी के बीच अपने को खुद को समायोजित करना होता है। जो व्यक्ति खुद को समायोजित नहीं कर सकता वो अपना विकास भी नहीं कर सकता। या यूँ समझिए कि वही लोग खुद को समायोजित नहीं कर सकते जिनके स्कीमा में कोई चेंज नहीं होता, मतलब रूढ़ होते, मतलब उनका आईक्यू किसी प्रकार की नई मेंटल स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लायक ही नहीं है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, ये समायोजन क्या है? जैसे लिखा हुआ है स्कीमा में परिवर्तन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, बेटा ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। ठीक है, एक लड़की की जब शादी नहीं होती बच्चा ना, तो अपने घर में बड़ी स्वतंत्र होती, लगता है कि वो उसे कुछ नहीं आता है या एक मैरिड होने का फील उसे नहीं है। और जब वो अपने घर से दूसरे घर जाती है, मतलब उसकी मैरिज हो जाती है, तो वो वहाँ पर जाकर के अपने स्कीमा में चेंज ले आती है और वहीं से आप महसूस करोगे, आप उसको देखोगे कि उसका बिहेवियर बड़ा रिस्पॉन्सिबल सा हो गया होगा, बड़ा मैच्योर सा हो गया होगा। और आप देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे पहले इसमें इतनी समझ नहीं थी और अब हो गई है। ठीक है, और दूसरे परिवार के साथ जाकर के उसने खुद को बहुत ठीक से एडजस्ट कर लिया, समायोजित कर लिया। एक्चुअली समायोजन तभी संभव है जब आप अपने स्कीमा में परिवर्तन कर पाएं, और अगर आप अपने स्कीमा में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं तो वह महिला दूसरे परिवार के साथ कभी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, और इसी कारण कई बार परिवारों में खंडन हो जाता या उनमें अलगाव की स्थिति पैदा होती, क्योंकि नई वैल्यूज़ के साथ परिवार समायोजित नहीं कर पा रहा होता खुद को। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। और समायोजन सिर्फ उसी केस में नहीं होता, हमको हर समय हर पल जब भी हम समाज के साथ इंटरेक्ट करेंगे तब हमको स्कीमा में परिवर्तन करना होता है। ठीक है, आइए जानते हैं इक्विलिब्रेशन क्या होता है, साम्यधारण किसे कहा जाता है। ठीक है, ये सारे की पॉइंट्स एग्जामिनर आपसे पूछेगा, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप। एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है
जो समायोजन और आत्मसात्करण के मध्य संतुलन स्थापित करती है, इन द सेंस कि वो आत्मसात्करण और समायोजन के बीच ब्रिजिंग का काम कर रही होती, दोनों को जोड़ने का काम कर रही होती। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साम्य धारण कहा जाता है। एक और की पॉइंट है जिसे डिसेंटरिंग कहते हैं, विकेंद्रण कहते हैं, मतलब बालक का वस्तुनिष्ठ रूप से सोचना। ठीक है, जब कई विकल्पों के ऊपर विचार करना शुरू कर दे बालक, तो वो विकेंद्रण की स्थिति में है। आप समझते ही हो कि परीक्षा में जब एमसीक्यूज आते हैं तो 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से 3 को एलिमिनेट करने के बाद किसी एक ऑप्शन को हम तय करते हैं। तो ये हमारा विकेंद्रण होगा। जिस भी व्यक्ति का विकेंद्रण अच्छा होता है ना, उसका तुक्का अच्छा होता है। समझ रहे ना, तुक्का कोई जादू नहीं है भैया कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करोगे और सब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। डिसेंटरिंग एक प्रकार की मेंटल एबिलिटी है। कई सारे लोग इसमें भी महारत हासिल कर रखे होते हैं, मतलब वो तुक्का भी करेंगे ना तो बड़ा सटीक होगा। आप तुक्का करोगे तो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तुक्का करने का कोई विकल्प ही नहीं होता, कोई तरीका ही नहीं होता है। ये सेल्फ मेंटल एबिलिटी का पावर है, आप कह सकते हो, बशर्ते किसी में ज़्यादा किसी में कम होता है। आइए समझते हैं एक चीज़ और। यहाँ पे जो ऊपर आप पढ़ के आए हो स्कीमा को, आप पढ़ के आए हो आत्मसात्करण को, एजिमुलेशन को, आप पढ़ के आए हैं समायोजन को। अब हम एक तस्वीर के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि ये एक्चुअली क्या होता है। तो देखिएगा, एक बालक है, उसने आसमान में उड़ते हुए पक्षी को देखा, बर्ड को देखा। ठीक है, और उसने पूछा अपने बड़ों से कि व्हाट्स दिस, तो बता दिया गया कि इट्स बर्ड, दिस इज़ बर्ड। ठीक है, चिड़िया है ये। तो बच्चे ने अपने स्कीमा में इसे सुरक्षित कर लिया और जान लिया क्या कि वो क्या है, एक बर्ड है। और उसने जो भी अपने अंदर कॉन्सेप्ट तैयार किया है कि इस तरीके का उड़ता हुआ कुछ भी दिखाई देगा तो वो बर्ड होगी। नेक्स्ट सिचुएशन में जब बच्चा पहुंचा तो उसको एक प्लेन उड़ता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो उसने कहा देखो बर्ड है, चिड़िया है ना। उसने क्या किया, आप देख रहे हो ना, स्कीमा में यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया और सीखे हुए ज्ञान को जो उसने स्कीमा में यहाँ सीखा उसको यहाँ अप्लाई किया। ये हो गया आपका आत्मसात्करण। ठीक है, लेकिन जो हमारे बड़े थे, बच्चों को उन्होंने बोला कि नहीं बेटा ये एरोप्लेन है, बर्ड नहीं है। अब वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच खुद को एडजस्ट करेगा और अपने स्कीमा में परिवर्तन करने के बाद खुद को समायोजित कर लेगा और फिर अगली बार जब सीखेगा तो क्या कहेगा कि ये एक चिड़िया है, पक्षी है, और ये एक उड़ता हुआ जहाज है। समझ आ गई बात। तो इस तरह से हम जिन जिन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करेंगे उस तरीके का हमारा एक स्कीमा प्रिपेयर होगा। हम नई सिचुएशन में सीखे हुए ज्ञान को अप्लाई करेंगे, ये हमारा एजिमुलेशन कहलाएगा। और जब हम किसी थर्ड सिचुएशन में खुद को एडजस्ट कर रहे होंगे तो अपने स्कीमा में चेंज लाएंगे जिससे हमारा एडजस्टमेंट ईजिली हो पाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ही एक प्रकार की मेंटल पावर ही हैं, मेंटल एबिलिटी ही है जिसे पियाजे समझाना चाह रहे थे। पियाजे ने उन सभी कॉन्सेप्ट्स के 4 लेवल बताए बच्चों, आपने सुना भी होगा। और संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं थी उनको देखेंगे। एक उन्होंने कहा कि देखिएगा सेंसरी मोटर स्टेज ना 0 से 2 साल होगा, याद रखिएगा। देखिए इसकी एज ग्रुप भी आपसे पूछी जाती है। दूसरा है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल आएगा। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये थर्ड है आपका स्टेज, जो 7 से 11 साल होगी। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 11 से 15 साल होगी। ये 4 स्टेजेस उन्होंने कॉग्निशन डेवलपमेंट की जो थी वो उन्होंने बनाई। अब जानिएगा, हम एक एक को सीक्वेंसली डिटेल पढ़ेंगे। जानते हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज में उन्होंने क्या कहा था, फिर जानेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज में उन्होंने क्या कहा है,
कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या कहा है और फॉर्मल में क्या कहा है, आइए जानते हैं। देखिए पहला नंबर आ गया है हमारा, संवेदी प्रेरक अवस्था कहा जाता है सेंसरी मोटर स्टेज को, और जिसकी जो एज होती है वो आपकी 0 से 2 साल होती है। ठीक है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सेंसरी मोटर स्टेज मतलब हम जो बच्चे होते हैं ना अपने सेंसर और मोटर स्किल को आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है ना, समझते हैं इसको। इसमें नवजात शिशु अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आसपास अंतःक्रिया करके संसार के प्रति अपनी समझ विकसित करता है, मतलब अपने सेंसरी के माध्यम से मोटर स्किल डेवलप करने का काम कर रहा होता है। मतलब बच्चा अपनी आँख, नाक, कान, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इनके माध्यम से दुनिया की या अपने आसपास की चीज़ों की खोज कर रहे होते हैं। इसीलिए पियाजे ने बच्चों को एक नन्हा अन्वेषक भी कहा था, छोटा वैज्ञानिक भी बताया था। ठीक है, इसी स्टेज में बेटा ऑब्जेक्ट परमानेंस भी देखने को मिलता है। इसको आप वस्तु स्थायित्व कहोगे। ठीक है, पियाजे कह रहे थे कि 0 से 2 साल की अवस्था में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस की प्रेजेंस होती है, या यूँ कह सकते हो कि वो एक इनिशियल लेवल पर होता है, स्टार्ट हो चुका होता है। अच्छा, ये वस्तु स्थायित्व क्या होता है? जब कोई बच्चा छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढे, इसका मतलब है कि जो वस्तु उसकी छिपा दी गई थी उसकी माइंड मैपिंग उसके दिमाग में है और वो उसे तलाश रहा है। तो इसका मतलब है अगर ऐसा करना शुरू कर दे बच्चा तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस की सिचुएशन में आ चुका होगा। बट इससे पहले ऑब्जेक्ट परमानेंस अब्सेंस होता है, उसकी उपस्थिति वहाँ पर नहीं होती। ठीक है, आइए सेकंड स्टेज को जानेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। बड़ा ही प्यारा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। पहले से ही मैं बता चुका हूँ आपको कि ये 2 से 7 साल के मध्य आएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको जो पीरियड है वो नहीं रखा हुआ है। ठीक, आइए जानते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसमें प्रतीकात्मक या प्रत्यक्षात्मक विचारों का विकास होता है। बच्चों में सिंबॉलिक और कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी होती है। चिंतन में यथार्था मीन्स रियलिज्म आ जाता है। बच्चों में सोचने में रियलिज्म यहाँ पर आ जाएगा। इमेजिनेशन धीरे धीरे करके एलिमिनेट होती जाएगी। अपलटावी गुणों का होना, अपलटावी का मतलब हो गया इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती। मतलब देखिएगा यहाँ पर एक बॉक्स में हमने समझाने की कोशिश करी है आपको कि अपलटावी गुण का होना, ठीक है, लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मतलब अगर किसी बच्चे से कहा जाए कि 2 + 3 = 5 होता है और उससे ये भी कहा जाए कि 3 + 2 = 5 होता है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ कनेक्ट नहीं कर पाता वो। बात समझ लो ना, मतलब 2 + 3 5 होता है ये तो ठीक है, लेकिन 3 + 2 भी 5 होगा ये वो नहीं समझ पा रहा होता है। मतलब अगर नंबर को स्विच कर दें अपने प्लेसेस से तो रिजल्ट में कोई चेंजमेंट नहीं आएगी, मतलब रिवर्स हो रहा है ये बात उसे समझ नहीं आएगी। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बच्चा इस एज में, इस एज ग्रुप में काउंटिंग को सीधा सीखता है, उल्टी गिनतियाँ उसको नहीं आती। ठीक है, रिवर्स नहीं होता वो। नेक्स्ट पॉइंट है जीवात की संकल्पना का विकास होता है। आगे हम जीवात की संकल्पना के संबंध में अभी पढ़ेंगे। अहम केंद्रता का विकास होता है, ईगोसेंट्रिज्म का, इसी स्टेज में, इस पर भी हम बात करेंगे। बच्चा ध्यान रखना, ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ना। और आपको बताना होता है कि पियाजे के किस चरण के अंतर्गत ये गुण प्रदर्शित होंगे अथवा नहीं होंगे। जीववाद क्या चीज़ होती है, एनिमिज्म को थोड़ा सा समझेंगे कि जब बालक अपने आसपास के सभी चीज़ों में जीवन देखे, अर्थात जब बच्चा निर्जीव वस्तुओं में भी सजीवता ढूंढे या उन्हें सजीव माने, तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं, एनिमिज्म होता है। ये लगभग सभी बच्चों में देखने को मिलता है। आप देख रहे होंगे, ये देखिए मैंने एक छोटी सी बच्चा तस्वीर लगाई है जहाँ पे देख रहे हैं कि ये बच्चा टैडी को बीमार समझ रहा है। ठीक है ना, जब बच्चे को लगता है ना, जैसे मान लीजिए उसका टैडी या उसकी कार खराब हो जाए,
मान लीजिए उसकी कार ख़राब हो जाती है, खिलौना है, कार ख़राब हो गई, तो बच्चा कहता है, ये नहीं कहता कि वो ख़राब हो गई, ये कहता है कि मेरी कार बीमार हो गई। बात समझ रहे ना? क्योंकि वो उसको क्या मान रहा है, सजीव मानता है, क्योंकि वो उसके अंदर एनिमिज्म देखता है। लड़कियां डॉल के साथ खेलती हैं, आप देखेंगे कि उसका भी मेकअप करेगी, उसके साथ सोएगी, है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, मतलब अगर वो भोजन करेगी तो कोशिश करती है कि वो भी खा ले। माँ और पिता को इन चीज़ों को लेकर के कई बार बहुत समझाना भी पड़ता है बच्चों को कि नहीं नहीं वो नहीं खाएगी, उसने पहले से ही खा रखा है। समझ रहे ना इस चीज़ को? तो ये एनिमिज्म होता है, ये सभी बच्चों में पाया जाता है। इसकी एक घटना और भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, और भी एक एग्जांपल मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा अपने रूम में टहल रहा है और वो टेबल से टकरा जाए, उसको चोट लग जाए, रोने लगेगा। ठीक है, माँ पूछती है बेटा क्या हो गया? वो बोलता है कि टेबल ने मुझे मार दिया। माँ टेबल को 2 बार पीट देती है और कहती है कि मैंने टेबल को मार दिया। बच्चा शांत हो जाता है, उसको लगता है कि टेबल लाइव है और उसको पीट दिया गया है, अब वो नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं पीटेगी, ठीक है, या मुझे चोट नहीं पहुँचाएगी। तो इससे बच्चा सेटिस्फाइड हो जाता है और वो खुद को रोना बंद कर देता है। तो आशा है कि एनिमिज्म बहुत ठीक से समझ में आ गया होगा। ठीक, आते हैं ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है। बहुत प्यारी चीज़ है ईगो सेंट्रिज्म, है ना। इसकी तलाश या खोज कह सकते हो पियाजे ने करी है, तो इसको समझिएगा क्या चीज़ है ये। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे दुनिया को अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं, वे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में सक्षम ही नहीं होते। ठीक है, अर्थात बच्चों का यह सोचना कि जो मैं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ वही सही है, वो अपने विचार को वास्तविकता से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। ठीक है ना, इसे क्या कहा गया? ईगो सेंट्रिज्म कहा गया। मतलब बच्चा अपने इर्द गिर्द ही अलग ही स्तर की दुनिया में खुद को पाता है, इसलिए वो दूसरों के नज़रियों को कभी समझ नहीं पा रहा होता है। ठीक है, इसे क्या कहोगे? अहम केंद्रिता कहेंगे। और किस स्टेज में मिलेगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। मैं बार बार चीज़ों को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बेटा आपको बहुत मेहनत ना करनी पड़े, आपको आसानी से याद रहे, इसलिए अगली स्टेज ये 3rd है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स होती है। पीछे की स्लाइड में जाओगे मिल जाएगा आपको। इसमें बालक प्रत्यक्ष व ठोस वस्तुओं के बारे में मानसिक क्रियाएं कर समाधान करने में सक्षम होता है। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होगा तो वो उन्हीं प्रॉब्लम की सलूशन दे सकता है जिसे वो खुद के सामने देखे या उन्हें स्पर्श कर सके, छू सके। कौन कौन सी विशेषताएं आएंगी? इसमें रिवर्सिबिलिटी होती है, इसमें कंजर्वेशन होता है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब पलटावी गुण हो गया, कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण है। एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, जो ईगोसेंट्रिज्म की घटना थी अब इस स्टेज में लगभग 0 होगी, नहीं होगी। लॉजिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर आ जाएगा, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण भी वो सीख जाएगा। इन सभी बिंदुओं को 1 by 1 पिक्चर के थ्रू आगे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले रिवर्सिबिलिटी को समझेंगे। जानिएगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से जो पहले की स्टेज आपकी है, जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज बुला रहे हैं, यहाँ पे लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। समझ रहे ना, रिवर्सिबिलिटी का अभाव है। आप अगली स्टेज में देखिएगा कि रिवर्सिबिलिटी है। और क्या रिवर्सिबिलिटी है? यहाँ पर बच्चा जान चुका होगा कि 3 + 4 = 7 होगा और 4 + 3 = भी 7 होगा। ठीक है, ये रिवर्सिबिलिटी है। कंजर्वेशन क्या है? इससे पहले के स्टेज में क्या होता है कि माँ ने 2 बर्तनों में दूध रखा। ठीक है, आप देख ही पा रहे होंगे कि शेप एंड साइज़ दोनों का अलग है, ये चौड़ाई में ज़्यादा है, ये लंबाई में ज़्यादा है, और माँ ने दोनों बच्चों को बराबर मात्रा में दूध दिया है। ठीक है, अब हर बच्चा इसको पसंद करेगा। क्यों? उसे लगता है कि दूध इसमें ज़्यादा है। समझ रहे ना, मतलब उनके अंदर कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इससे पहले के स्टेज में नहीं होता, लेकिन इस स्टेज में कंजर्वेशन होता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा यह समझ चुका है कि चाहे यो वाला दूध पिए चाहे यो वाला दूध पिए, दोनों में दूध की मात्रा समान है, बस
बर्तन के आकार में परिवर्तन है। आकार एवं आकृति बदल देने से क्वांटिटी या वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो जाता है, लेकिन ये क्वांटिटी और वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को पहले वाली स्टेज में बच्चा नहीं जानता, वो यहाँ जानता है। समझ रहे ना इस चीज़ को? तो ये प्रॉपर्टी उसके अंदर आएगी। लॉजिकल थिंकिंग आती है उसके अंदर। आप देख रहे होंगे मैंने आपके 3 शेप यहाँ पे लिए हैं, ये देखिए, तीनों अलग अलग कलर में है, तीनों अलग अलग शेप में है। ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा है, उससे बड़ा, उससे छोटा है, वो सबसे छोटा है। ठीक है, यहाँ से बच्चा कह सकते हो कि ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के बीच फ़र्क समझ सकता है और लॉजिक दे सकता है कि कौन सा किससे बड़ा अथवा छोटा है। तो लॉजिकल थिंकिंग इस स्टेज में उसमें आ जाती है। क्लासिफिकेशन को समझते हैं। ये मैंने एक तस्वीर लगाई है जहाँ पे कुछ एनिमल्स के टाइप्स लिखे हुए हैं, है ना, और ये सारे सामूहिक रूप से एक ही पिक्चर में हैं। इसमें कुछ रेप्टाइल्स हैं, फिश हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। अब अगर हम कहें बच्चे से कि बेटा जितने रेप्टाइल्स हैं उनको अलग कर दो, सारी फिशेस के टाइप अलग कर दो, इंसेक्ट्स सारे उठा लो, एक टेबल बना लो, सारी बर्ड्स को एक टेबल में रख लो, तो बच्चा यहाँ पर ये सब कुछ करने में खुद को कह सकते हो कि सक्षम पाता है। इससे पहले के स्टेज में बच्चा क्लासिफाइड नहीं कर सकता, वो सबको एक ही समझेगा। ठीक है ना, या तो वो बर्ड ही समझेगा या एनिमल्स ही समझ लेगा, क्लासिफाइड नहीं कर पाता है। तो इस स्टेज में आपको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आप देख पाएंगे कि बच्चे के अंदर क्या होता है, क्लासिफिकेशन की प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है, लास्ट आते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें होंगी। इसमें किशोर अपने तर्क का प्रयोग अधिक अमूर्त रूप से करता है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग का यहाँ पर विकास हो जाता है। बच्चा बहुत अधिक उन चीज़ों के बारे में चिंतन कर सकता है, माइंड मैपिंग कर सकता है जो उसके सामने ठोस या प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं होंगे। निगमनात्मक और आगमनात्मक चिंतन का विकास होगा, मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट या फैक्ट को वो डिडक्टिव या इंडक्टिव मेथड से बता सकते हैं, या फिर डिडक्टिव और इंडक्टिव थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है। या यूँ समझ लीजिए कि अब बच्चा किसी भी फॉर्मूले के माध्यम से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है ना, मैथ्स की प्रॉब्लम को या वर्ड प्रॉब्लम को समझने में सक्षम हो जाता है। जो उसके अंदर अमूर्त फैक्ट छिपे होते हैं वो उन्हें समझ पा रहा होता है। ठीक है, मतलब यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना, और बच्चों में चिंतन अधिक तार्किक व क्रमबद्ध हो जाता है। अब बच्चों को मान लीजिए कुछ चीज़ों को आप उलझा के दे दीजिए और कहिएगा बेटा इसको अरेंज कर देना, तो वो सीक्वेंशली अरेंज कर देगा। देखा होगा कि मतलब अब तो वो किशोरावस्था में है, कह सकते हो ना। ये एज आपका 11 से 15 से मिलती है ना, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ये यहाँ पर पियाजे कहते हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक उच्च मानसिक विकास होता है और तीव्र और शुद्ध रूप में भी होता है। तो काफ़ी प्यारी और महत्वपूर्ण स्टेज है ये भी उनकी। ठीक है बच्चा, आज हमने आपको संज्ञानात्मक विकास की जितने भी लेवल थे वो सारे डिस्कस कर दिए। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे ताकि आप चीज़ों को देख के समझ लें। और एक चीज़ और, अभी इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, जहाँ पर हम लोग जानेंगे कि एजुकेशनल पर्पस से पियाजे ने किस तरीके से कॉन्सेप्ट दिए और वो किस तरीके से हमारी एजुकेशन स्ट्रैटेजीज़ को उन्होंने चेंज किया। क्या बेनिफिट्स हैं पियाजे के कॉन्सेप्ट को सीखने के, इन्होंने क्या क्या इनमें लैंग्वेज को लेकर के इन्होंने बोला। ठीक है, और साथ में इनका नैतिक विकास सिद्धांत भी है ना। मोरल डेवलपमेंट, बच्चों के अंदर मोरालिटी किस तरीके से डेवलप होती है, इसके संबंध में भी इन्होंने बताया है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें अभी और हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं।
5 नंबर आपको तभी मिलेंगे यहाँ से जब ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद इसकी वर्कशीट भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए फर्स्ट पार्ट को ठीक से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज के सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, और सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे अपने दोस्तों में, और प्रॉपर तरीके से देखेंगे भी। थैंक यू सो मच।